अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह लेक्चर का आगाज़ करते हैं हदीस पाक से। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ रुजू करते। इससे हमें यह पता चलता है कि नमाज हर मुश्किल का हल है। उसके बाद आज हमारा जो पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का, उसका लेक्चर नंबर 10 होगा। और दूसरी बात ये कि यार लेक्चर्स ना काफ़ी लेंथी हैं, मतलब इतने भी लेंथी नहीं हैं लेकिन लेंथी हैं देखा जाए तो। ठीक है यार, लेंथी इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको हर एक चीज़ बेसिक से बतानी होती है। ठीक है, तो जब बेसिक से बतानी होती है तो उसमें इससे भी ज़्यादा बड़ा लेक्चर बन सकता है, लेकिन इसको फिर भी मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम ही रखूँ। ठीक है, इसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इससे आपकी बेसिक्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो एरर एंड अनसर्टेनिटीज़ पे, जो आपको पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा जो 2 टॉपिक मेरा ख्याल है या 3 रह गए हैं। एक रह गया सिग्निफिकेंस फिगर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और जो आखिरी है उसका है डायमेंशंस। ये करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से पहले चैप्टर को ख़त्म करेंगे और बगैर वक्त ज़ाया कि हम ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहता है एरर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहले एरर और उसकी डेफिनेशन देखें। वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड measured value is called error। ठीक हो गया, एक्चुअल वैल्यू से क्या मुराद है और मेजर्ड वैल्यू से क्या मुराद है। एक्चुअल वैल्यू वो जो पहले से आपको उस मेजरमेंट की नज़र आ रही थी। ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू वो जो आपने बाद में मेजर की। ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, मतलब इसकी भी कुछ वैल्यू होगी और जो आप मेजर वैल्यू करोगे उसकी वैल्यू होगी, लेकिन वो इससे मुख्तलिफ होगी। इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या करता है, एरर बना देता है। ठीक हो गया, उसके बाद वो कहता है इन एवरी मेजरमेंट always exist a doubt which is called error। ठीक है, वो कहता है हर मेजरमेंट के अंदर ऑलवेज, हमेशा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि एरर हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। आप मेजरमेंट को जितनी मर्जी एक्यूरेसी के साथ मेजर करो, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ एरर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इस तरह ये हो ही नहीं सकता कि आप इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को 100% एक्यूरेसी से क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक हो गया, उसके बाद अगर इसके ओरिजिन की बात करें, तो ये हमारे पास लैटिन वर्ड एरेरा से निकल कर के आया, जिसका मतलब है टू स्ट्रे, भटक जाना। ठीक हो गया कि जो हमारे पास एरर का वर्ड है वो लैटिन वर्ड एरर से निकल कर क्या है, जिसका मतलब है स्ट्रे, भटक जाना। जाहिर बात है एरर में भी हम लोग भटके ही हुए होते हैं। भटकने का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर खराबी आ जाना, कोई गलत रास्ते पे चले जाना। तो यही हमारे पास, हम कहेंगे इस रास्ते के अंदर एरर आ गया, मतलब इसमें खराबी है, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो वो भी एक तरह का एरर ही होता है। इसी तरह इसका मतलब भी इसी तरह भटक जाना, स्ट्रे कर जाना। ठीक है, अगर इसके बाद हम इसकी बात करें काजेज की, एरर की काजेज की बात करें, तो हमारे पास इसकी सबसे पहली रीज़न आएगी
इनएप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, कि मतलब किसी चीज को करने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल करना। ठीक है, मतलब आपने किसी चीज का, जिसको आप लोग कहते हो काबला या नट, टाइट करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका काबला टाइट करने के लिए, ये कील है मिसाल के तौर पे, ये कील है, इसको टाइट करने के लिए मुझे स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की बजाय इन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दूं। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, वो इनअप्रोप्रिएट मेथड होगा, कि मतलब करना मेथड क्या है, इसको टाइट करने का क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा, उससे इसके अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉल्टी ऑपरेटस। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग ऑपरेटर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर कुछ एरर्स वगैरह हैं, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं, जिन जो कुछ एरर दे रही हैं। मतलब कुछ अगर हमारे पास उसको मेजर करने के लिए एक स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच के अंदर उसका सेल कमज़ोर है। ठीक है, कुछ देर के बाद उसका क्या है, वो टाइम को काउंट करना स्लो कर देती है, तो क्या हो गया, वो भी फॉल्टी ऑपरेटर्स के अंदर आ गया। ठीक हो गया, या हमारे पास कोई चीज़ है, वो जंग आलूद है। ठीक है, कोई केमिकल मेजर करने के लिए हमारे पास है, जैसे आप लोगों के पास कोई फ्लास्क वगैरह है। ठीक है, वो उसके अंदर कुछ लीकेज वगैरह है। ठीक है, तो वो जब लीकेज वगैरह होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्टी ऑपरेटर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है पर्सनल या पर्सन केयरलेसनेस। ठीक है, तीसरे पॉइंट में वो कहता है पर्सन केयरलेसनेस, मतलब जो फर्द या जो अफराद हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, वो क्या करें, वो केयरलेसनेस शो करें। मतलब कि अगर ऑब्जर्वेशन को ले रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन को वो गलत तरीके से मेजर करना शुरू कर दें। मतलब एक ऑब्जर्वेशन को देखें सही तरीके से स्टॉप वॉच पे, दूसरी को देखें ही ना, उसकी तरफ तवज्जो वगैरह ना दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्सनल केयरलेसनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं। पहला रैंडम एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर। ठीक हो गया, सबसे पहले डेफिनेशन, तकरीबन 2 डेफिनेशनें होगी, ये पढ़ी, उसके बाद हमने ये देखा कि ओरिजिन ये एरर आया कहाँ से है, उसके बाद हमने एरर की काजेज देखी कि क्या क्या काजेज हो सकती हैं, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब यह इन टाइप्स को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम एरर की। रैंडम एरर की बात करें तो सबसे पहले बात होगी इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे, इसकी डेफिनेशन में वो कहता है ऑल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी all measurement of same quantity gives different value under same condition।
ठीक हो गया कि मतलब हमारे पास एक ही तरह की क्वांटिटी है, वो क्या करे, वो अलग अलग मरतबा कैलकुलेशन करने पे हमें या अलग अलग कंडीशन पे हमारे पास अलग-अलग आंसर दे। मिसाल के तौर पे वैल्यू ऑफ जी, इसकी सबसे बेहतर मिसाल ये है कि वैल्यू ऑफ जी आपने एक टाइम मेजर की, वो थी हमारे पास 9.8, फिर उन्हीं कंडीशन के अंदर आपने दोबारा मेजर की, वो थी 9.7, फिर उसी कंडीशन के अंदर दोबारा मेजर की, वो थी 9.10, फिर उसी कंडीशन के अंदर आपने दोबारा मेजर की 9.6। मतलब इसी तरह वो वैल्यू क्या होगी, सेम क्वांटिटी की सेम कंडीशन के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं इस रैंडम एरर की। वो कहता है ये जो रैंडम एरर है ना, ये हमारे पास होता है रैंडम इन नेचर। वो कहता है इसका मतलब कोई खास रीज़न नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, मतलब ये रैंडम नेचर में किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, जिस तरह यार आप देखो ना कि आपकी टीचर है, ठीक हो गया, तो वो क्या करे, आपको आपके सामने कुछ कापियाँ रख दे, ठीक हो गया, आपको वो कहे इसमें से कोई कापी उठा लो, आप ये कहोगे कौन सी कापी, वो कहेंगे कोई भी कापी, तो आप जो उसमें से कापी उठा रहे हो, आपने एक कापी उठाई, कुछ देर के बाद वो फिर कहे फिर कापी उठाओ, आपको किस नेम की, वो कहे कोई भी कापी उठा लो, आप कोई भी कापी उधर से उठा लो, तो क्या होगी, वो आपके पास रैंडम होगी। मतलब आप एक ख़ास रिपीटेशन से या ख़ास नाम से या किसी ख़ास रूल से कापी नहीं उठा रहे, मतलब आप रैंडम कापी उठा रहे हो किसी भी बच्चे की, जो वो कह रही है कि मैं कोई उठा लो, आप ऐसी कापी उठा रहे हो रैंडमली। ठीक हो गया, तो आप उसके अंदर जो चेंज ला रहे हो या जो उसके अंदर तब्दीली आ रही है वो कोई ख़ास नहीं है, बल्कि वो रैंडम चेंज आ रहा है। ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, वो कहते हैं इस रैंडम एरर को क्या होता है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, कैन नॉट एलिमिनेट। वो कहते हैं इसको आप रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते। यार देखो ना, इसको आप ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, इसको ख़त्म आप इसलिए नहीं कर सकते, इसके अंदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आते हैं। ठीक हो गया, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस किस तरह आते हैं कि इसके अंदर जब आप वैल्यू ऑफ जी मेजर करते हो ना, तो आपके पास आएगा टेम्परेचर आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड आएगी। ठीक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आपके पास आएगा, आपके पास एयर आएगी। ठीक हो गया, टेम्परेचर, एयर, प्रेशर, इस तरह आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल आ जाएंगे। ठीक हो गया, जब वो अवामिल आएंगे, जाहिर बात है आपको उन्हीं को इस्तेमाल करके अपना एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, उन चीज़ों ने चेंज नहीं होना, बल्कि उनको चेंज करने के लिए आपको कोई स्पेशल कंडीशन वगैरह रखनी पड़ेंगी। जब आप उन कंडीशंस को भी रखोगे तब भी वैल्यू ऑफ जी के अंदर क्या होगा, काफ़ी चेंजेस आ रही होंगी, और ये वैल्यू ऑफ जो जी के अंदर चेंज आ रही है आपकी मर्ज़ी से नहीं आ रहा, ये वो खुद ही जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं वो खुद तय करेंगे कि इसके अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक हो गया, तो इसीलिए वो कहते हैं इसको एलिमिनेट करना नामुमकिन है। उसके बाद आता है कैन बी रिड्यूस्ड। वो कहते हैं इसको कम किया जा सकता है। कैसे? बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मेजरमेंट। जो आप मेजरमेंट ले रहे हो उनकी क्या करो, आप लोग एवरेज ले लो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन एलिमिनेट नहीं होगा। डू नॉट हैव फिक्स पैटर्न। ये और ये चीज, अभी ये आपको इस पॉइंट से ये वाली बात समझ आएगी, इन दोनों को रिलेट करो। वो कहता है इसका हमारे पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, उसी तरह यार वही मिसाल ले लो, कापियां पड़ी हैं, कॉपीज पड़ी हैं। ठीक हो गया, आपकी टीचर आपको कहती है 5 कॉपीज पड़ी हैं, आपकी टीचर आपको कहती है यार इन 5 कॉपीज में से कोई एक कॉपी उठा लो, आपका दिल करे, अभी आपकी मर्जी, ये वाली कॉपी उठा लो, ये वाली कॉपी उठा लो,
ये वाली कॉपी उठा लो। मतलब इसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, जो आपका दिल कर रहा है आप वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। एक बार आपने ये वाली कॉपी उठा ली, दूसरी बार आपने फर्ज करो ये वाली कॉपी उठा ली, मतलब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर क्या कर रहे हो, तब्दीली ला रहे हो। इसके अंदर आप कोई पैटर्न वगैरह फॉलो नहीं कर रहे, आप रैंडमली ये क्या कर रहे हो, ये प्रोसेस रैंडमली कर रहे हो अपनी मर्जी के साथ। और जो इसका पॉइंट वो कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड इनडिटरमिनेट एरर। ठीक है, वो कहते हैं इसको आप क्या कहते हैं, डिटरमिनेट। डिटरमिन का क्या मतलब होता है, डिटरमिन किसी चीज को डिटरमाइन कर लेना, किसी चीज को पहुंच जाना, किसी चीज का सुराग लगा लेना। लेकिन इनडिटरमिनेट का क्या मतलब है कि इसमें आप लोगों को एरर वगैरह का क्या होगा, कुछ पता वगैरह नहीं चलेगा कि एरर किस वजह से आ रहा है। ठीक है, अभी आगे इसकी बात करते हैं, इसकी काज की, इसकी वजह क्या है। अगर इसकी वजह की बात करें तो कहते हैं इट इज ड्यू टू सम अननोन रीजन। ठीक है, अगर इसकी वजह की बात करें तो वो कहता है ये होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई अननोन रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें कि इसको रिडक्शन या इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है, इस पॉइंट को याद रखना है। कैन नॉट एलिमिनेट, ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस्ड by taking average of same क्वांटिटी। ठीक हो गया। इसको आप किस तरह काम कर सकते हो, आप लोग जो आप लोगों के पास मेजरमेंट है जो या क्वांटिटी है उसकी आप क्या करो, एवरेज ले लो। ठीक है, मतलब जिस तरह वैल्यू ऑफ जी है, एक बार आपके पास 9.8 आया, एक पास 9.7 आया, एक 9.6 आया, 9.1 आया, 9.5 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो उसके अंदर एरर होगा, लेकिन एरर क्या होगा, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी वैल्यू ऑफ जी ले रहे थे 9.8 मीटर पर सेकेंड, कभी किसी जगह पे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह ये, ना हम इसको गलत कहते हैं ना हम इसको गलत कहते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि इसके अंदर भी एरर मौजूद है, इसके अंदर भी एरर मौजूद है। ठीक है, अभी जब दोनों के अंदर एरर मौजूद है तो ये वाली इस्तेमाल करें ये वाली इस्तेमाल करें, फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली हम इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये जो है इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट नहीं है। और ये वाली हम इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे 9th 10th मैटर वगैरह में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक हो गया, इसलिए हम ये इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आप लोग इसको देख लें रैंडम एरर को, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी एग्जांपल है, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट है, काजेज है, और इसकी रिडक्शन है। ठीक हो गया, इसको देख लो। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सिस्टमैटिक एरर पे। अच्छा भाई, आ जाओ ज़रा सिस्टमैटिक एरर पे। इसमें भी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन में कहता है if all
measurements of quantity are affected equally। वो कहता है अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है किसी क्वांटिटी की, उसकी जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं वो इक्वली इफेक्ट करें, मतलब उनके अंदर इक्वली उनके अंदर कोई एरर वगैरह या कोई चेंज वगैरह है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इससे बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसका पहला पॉइंट है रेपिटेटिव इन नेचर, कि मतलब ये क्या होगा, ये नेचर के अंदर बार बार रिपीट होगा। ठीक हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, कहते हैं कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मीन या एवरेज। पीछे जिस तरह रैंडम एरर था वो उसको हम किस तरह रिड्यूस कर लेते थे, मीन या एवरेज लेके, तो इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि मीन वगैरह लेके चेंज हो जाए, ये इस तरह चेंज नहीं होगा। कहता है इजी टू कंट्रोल, मतलब इसको उसकी निस्बत कंट्रोल करना आसान है। ठीक है। कैन बी एलिमिनेट बट नॉट इजी, उसको क्या था, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है इसको एलिमिनेट करना। अच्छा, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेट इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, कि मतलब जिसको हम डिटरमाइन कर सकें, जिसका हम अंदाज़ा लगा सकें कि यार इसके अंदर ये एरर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हम डिटरमाइन कर सकें, जिसका अंदाज़ा लगा सकें। ठीक है। अगर इसकी सोर्सेज या काजेज की बात करें तो हमारे पास पहली इसकी है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो आप लोगों ने डिज़ाइन रखा है वो ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, पर्सन फॉल्ट। ठीक हो गया। पहला क्या कि पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा जीरो एरर जो इंस्ट्रूमेंट का है, तीसरा जो पर्सन हमारे पास क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ ब्लंडर्स कर रहा है, वो चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये एरर हमारे पास आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी रिडक्शन की बात करें, कैन बी reduced when we compare instrument with another instrument which is accurate one and then apply correction factor
to all that measurements। ठीक हो गया। कि इसको हम किस तरह डिड्यूस करते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है, जिसको हमने क्या करना है, जिसका एरर मालूम करना है, उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो कि उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत एरर बच जाता है ना उस वैल्यू के अंदर, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, या उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, उनके ऊपर हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देते हैं। एक ऐसा फैक्टर जो क्या करे, उसके अंदर जो कमी पेशी रह गई उसको करेक्ट करे। ठीक है, जब वो हम उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं तो उन मेजरमेंट्स के अंदर जो है एरर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है या ख़त्म होने के करीब हो जाता है। इसको हम इस्तेमाल करके इस एरर को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो है रैंडम एरर वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टमेटिक एरर जो है, जिस तरह मैंने आपको इधर भी बताया, कैन बी एलिमिनेट बट नॉट ईजी। एलिमिनेट हो सकता है, ईजी या डिफ़िकल्ट वो बात की बात है। एलिमिनेट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक होगा, उम्मीद है ये एरर वगैरह की आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जनाबे वाला अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, ये एरर की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आसान है एरर, इसमें इतनी कोई मुश्किल की चीज़ है भी नहीं और ना ही कोई मुश्किल वाली बात है। सिंपल और सीधी सीधी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं, जिनको आप लोगों ने आँखें, दिमाग, कान, मुंह, नाक हर चीज़ खोल के देख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम आए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग अनसर्टेनिटी की बात करें, अनसर्टेनिटी को अगर उर्दू में देखें तो ये होता है गैर यकीनी, अनसर्टेन, गैर यकीनी। ठीक हो गया। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो वो कहता है रेंज ऑफ एरर इन दी मेजरमेंट। एक डेफिनेशन, दूसरी देखें तो कहता है मैग्नीट्यूड एंड डाउट और डाउट इन दी मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है यार, अनसर्टेनिटी जो हमारे पास है ना, अच्छा एक और पॉइंट याद रखना आप लोगों ने, इसको नोट लिख लो। जो हमारे पास एरर है ना वो एक सिंगल वैल्यू है। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होंगी। ठीक है, वो कहता है जो अनसर्टेनिटी है ना वो हमारे पास इस चीज़ का तखमीना करती है कि किसी चीज़ के अंदर जो एरर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना एरर है किसी चीज़ के अंदर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इट मेजर हाउ बिग और स्मॉल एनी एरर इन दी मेजरमेंट। ठीक हो गया। वो कहता है कि अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है कि किसी मेजरमेंट के अंदर जो एरर है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। मतलब एरर है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर मेजरमेंट के अंदर जितनी मर्जी एक्यूरेट मेजर की हो उसके अंदर एरर हो गई होगा। ठीक हो गया। तो वो कहता है, ये हमें ये बताता है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर एरर मौजूद है, वो कितना बड़ा या छोटा है। ठीक हो गया।
इसकी मिसाल ऐसे है, आप इसकी मिसाल एक स्कूल से ले लो। एक स्कूल है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ टीचर्स हैं, ठीक हो गया। जब उस स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स हैं, अभी टीचर तो स्कूल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने ये पता चलाना है कि कौन सा टीचर कितना काबिल है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उधर एक सर्वे टीम भेजना पड़ेगी, ठीक है। वो सर्वे टीम जाके अंदर मुआयना करेगी कि कौन सा टीचर कितना काबिल है, किस में कितनी बुराइयां हैं, किस में कितनी खूबियां हैं, ठीक हो गया। वो जाके ये बताएगी, वो हमारे पास होगी अनसर्टेनिटी। और जो उनके अंदर मौजूद हैं, जिनका बाद में पता चलेगा कि किसके अंदर क्या है, वो जो उधर से निकल करके आएगा वो आएगा एरर, कि मतलब इस शख्स के, फर्ज करो ये एक शख्स है ना, ये एक शख्स है, हमने टीम भेजी, उसने इसके ऊपर सर्वे किया, टीम भेजी उसने इसके ऊपर क्या किया, सर्वे किया। ये टीम हमारे पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी। इसके अंदर कुछ थे एरर्स, हर मेजरमेंट के, हर शख्स के, हर चीज़ के अंदर एरर मौजूद है। टीम ने सर्वे किया शख्स के ऊपर, इसके अंदर थे एरर। वो जो अभी एरर का रिजल्ट निकल करके आया ना, कि वो उसके अंदर एरर ज़्यादा है या एरर कम है, वो हमें कौन बताएगी, ये अनसर्टेनिटी, ये टीम जायजा करके हमें क्या करेगी, बताएगी, ठीक हो गया। टीचर की मिसाल मैंने वैसे आपको दी है, सारे टीचर ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मिसाल दे दी, जिससे आपको पता चल गया कि अनसर्टेनिटी किस तरह कि, मतलब एक टीम ने सर्वे किया, उसने देखा कि किसी स्कूल के अंदर टीचर की काबिलियत चेक की, उसके अंदर, उसके बाद जो उनके अंदर फ्लॉज वगैरह या जो उनके अंदर खूबियाँ निकली वो कितनी ज़्यादा या कम थी, मतलब ये यहाँ पे हमें फ्लॉज ही बताएगा सॉरी एरर्स का ही बताएगा, वो कितने उनके अंदर ज़्यादा थे या कम थे, उसने हमें वो निकाल करके बताया, तो हमारे पास वो अनसर्टेनिटी होगी। एक और नोट लिखें, इसको भी आपने याद रखना है। वो कहता है अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी रिमूव्ड। कहते हैं अनसर्टेनिटी को आप रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। फिर वही बात आती है, कहता है ये इंस्ट्रूमेंट की वजह, अभी यार ये इन बंदों के अंदर जो आदतें डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, वो बचपन से उसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप क्या उनको कुछ देर के अंदर, ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता, मैं क्या था, फर्ज करें इनके अंदर कुछ आदत हैं, ठीक है, वो बचपन से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अभी वो किस तरह रिमूव हो सकती हैं, ठीक है। उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और कोई इतना वर्क करने के लिए मादा नहीं होगा, इसलिए वो अनसर्टेनिटी उनके अंदर, एरर्स वगैरह उसी तरह रह जाएंगे, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद नोट के बाद हमारे पास आता है जी, इसको इधर लिखते हैं, इसको हम अनसर्टेनिटी को रिटर्न किस तरह करते हैं, राइट कैसे करते हैं, इसकी रिटर्न फॉर्म जो है, रिटर्न फॉर्म या डिनोट करने का तरीका, वो हम इसको इस तरह डिनोट कर देते हैं, हम कहते हैं जी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस यू, ये हमारे पास होगी अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी बेस्ट एस्टीमेट, जो आपने उस मेजरमेंट का निकाला है, ठीक हो गया। और ये ए हमारे पास हो गया वो मेजरमेंट जिसको आप लोग ले रहे हो, ठीक हो गया, मेजरमेंट जिसको आप ले रहे हो, ठीक हो गया। तो इसको हम किस तरह राइट करते हैं, मेजरमेंट, उसका जो मेजरमेंट हमने बेस्ट एस्टीमेट किया और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी टाइप्स पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
जो इसकी पहली टाइप है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और जो इसकी दूसरी टाइप है वो है रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया, ये इसकी दो टाइप्स हैं। अभी इनकी टाइप्स पे बात करते हैं, इसकी टाइप्स के। ये आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, इसको ज़हन में बिठा लिया होगा, तो इंशाल्लाह इसको मिटाते हैं। यार इसको इधर लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज़हन में बैठ जाए, गो थ्रू हो जाए, वरना इस तरह बोल के भी